Assalamualaikum and welcome in our first lecture of biopharmaceutics. So this is the first lecture, and in this lecture we will discuss the definitions and terminologies related to biopharmaceutics. So first and foremost, the most important definition is the biopharmaceutics. What is biopharmaceutics? Biopharmaceutics examines the interrelationship of the physical chemical properties of the drug, the dosage form यानी कि drug product in which the drug is given, and the route of administration on the rate and extent of systemic absorption. सही है। तो अगर हम बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें, बेसिकली एक इंटर रिलेशनशिप है किसका, फिजियोकेमिको प्रॉपर्टीज़ का, डोजेज फॉर्म, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग का। ठीक है, रेट क्या चीज़ है? रेट बेसिकली वो टाइम है जो रिक्वायर्ड होता है टू रिलीज़ अ ड्रग। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिलीज़ अ ड्रग इज़ कॉल्ड रेट। एंड व्हाट इज़ एक्सटेंट? बेसिकली एक्सटेंट इज़ एट व्हाट अमाउंट ड्रग गोज़ इनटू द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, रेट तो वो टाइम हो गया जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी ड्रग को रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, अच्छा, और एक्सटेंट क्या चीज़ है? एक्सटेंट वो अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट जिसमें कोई भी ड्रग जो है जनरल सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। ठीक है, सो इसी से रिलेट है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी में भी बेसिकली यही वाली चीज़ें हैं दो, रेट और एक्सटेंट। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी है क्या? बायो अवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग टू रीच द जनरल सर्कुलेशन और साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, जो हमने बात करी ना यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक्स के इंटर रिलेशनशिप है फिजियोकेमिको प्रॉपर्टीज़ का, डोजेज फॉर्म की। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा हमने बोला कि राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन है, बेसिकली यही बायो अवेलेबिलिटी है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो बायो अवेलेबिलिटी का भी क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, फिजियोकेमिको प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक, तो अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये वही बात है कि किस रेट से और किस एक्सटेंट से कोई भी ड्रग जो है जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है। ठीक है, तीन चीज़ें बोली जनरल सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर साइट ऑफ एक्शन पे कितने टाइम में और कितनी अमाउंट में कोई भी ड्रग अपनी जनरल सर्कुलेशन या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है, वो चीज़ उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ को देख रहे हैं, तो हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, बस हम देख रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ बायो अवेलेबिलिटी है और कौन कौन सी तरह की बायो अवेलेबिलिटी हो सकती है। देन दूसरी हमारे पास टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली स्टडी होती है लेडमी की। ये लेडमी क्या चीज़ है? एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिबरेशन को, ठीक है, लिबरेशन को, यानी कि रिलीज़ ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म, कि अपनी डोजेज फॉर्म से ड्रग का रिलीज़ होना। जैसे हमारे पास टैबलेट है अगर फॉर एग्जांपल, तो टैबलेट के अंदर उसके एक्सिपिएंट्स वगैरह भी हैं। ठीक है, उसमें से उसके एपीआई का रिलीज़ होना, यानी ड्रग का, बेसिकली ड्रग तो हमारे पास वही है ना। या फिर अगर हम बात करें कैप्सूल्स की, ठीक है, तो कैप्सूल के ऊपर एक शेल होता है, हार्ड जेलेटिन शेल है फॉर एग्जांपल, अंदर उसके ड्रग है, तो वो कैप्सूल का खुलना और फिर उसके अंदर से ड्रग का रिलीज़ होना। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो लिबरेशन की मीनिंग में आएगी। ठीक है, देन ए है एल ए। ठीक है, सेकेंड वर्ड है ए। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर है एब्जॉर्प्शन। अब जो ड्रग रिलीज़ हो गई, अब जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब भी होगी, तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन उसके बाद है डी। ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्रग पहले रिलीज़ हुई, एब्जॉर्ब हुई, अब वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन उसका क्या होगा? एम फॉर मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, वो ड्रग मेटाबोलाइज्ड होगी और देन ई फॉर उसका एक्सक्रीशन होगा, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टडी है लिबरेशन की, एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की। ठीक है, बाय डेफिनेशन फार्माकोकाइनेटिक्स इज द साइंस ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को अगर हम एक साथ बोलें तो एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन इज़ ऑफन टर्म एज ड्रग डिस्पोजिशन। सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ड्रग डिस्पोजिशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ड्रग का डिस्पोजिशन क्या चीज़ है कि ड्रग किस तरह, ये इसको डिस्क्राइब करेगा कि ड्रग जो है हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैसे एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद एक्सपेक्ट्स टू स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब बायोफार्मास्यूटिक्स बेसिकली रिलेट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स के एस्पेक्ट्स भी देखते हुए जा रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को अगर हम उसके एस्पेक्ट्स देखना चाहेंगे, हम किन बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी दो अप्रोचेज़ हैं, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है और एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। ठीक है, अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली हम अगर स्टडी कर रहे होते हैं ना तो वो स्टडी करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, जबकि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो स्टडी होती है पेशेंट्स और उन पेशेंट्स पे भी जो हॉस्पिटल में हो उन पे भी, और नॉर्मली पेशेंट्स पे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट क्या है? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट्स की अगर हम बात करें, द एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स, एनालिटिकल मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स and procedures that facilitate data collection and manipulation। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट्स क्या हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के? बेसिकली इंक्लूड करता है बायोलॉजिकल सैम्पलिंग को। ठीक है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग थ्रू अ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, यानी आप बायोलॉजिकल सैम्पल के थ्रू आपने पेशेंट को ड्रग दी है, उसके ब्लड या यूरिन के अंदर वो ड्रग होगी मौजूद, अब आपने उसका सैंपल कलेक्ट किया ब्लड का और देन उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू एवेलुएट करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट्स कहलाएगा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का। ठीक है, बेसिकली हम इसमें ड्रग को डिटरमाइन कर रहे हैं थ्रू बायोलॉजिकल सैम्पलिंग। ठीक है, मेथड्स परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल सैम्पलिंग। अब ये बायोलॉजिकल सैम्पलिंग हम कर किस तरह से रहे हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल सैम्पलिंग के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक इन्वेजिव मेथड होता है और एक नॉन इन्वेजिव मेथड होता है। पहले हम देखते हैं इन्वेजिव मेथड क्या है। इन्वेजिव मेथड इंक्लूड्स द सैम्पलिंग ब्लड, स्पाइनल फ्लूइड, synovial fluid, tissue biopsy or any biologic material that requires parenteral or surgical intervention in the patient। ठीक है, अच्छा, इन्वेजिव मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक आता है प्लाज्मा और एक आता है सीरम। ठीक है, अच्छा, इन्वेजिव मेथड में इंक्लूड द सर्जिकल इंटरवेंशन। सही है, इसमें हम बेसिकली सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे होते हैं पेशेंट्स की, यानी किस तरह से कर सकते हैं, बायोप्सी के थ्रू या उनका ब्लड लेके हम उसके ज़रिए फिर ब्लड के सैंपल को फिर टेस्ट करके फिर ड्रग को डिटरमाइन कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये इन्वेजिव मेथड हो गया। जबकि नॉन इन्वेजिव मेथड क्या है, जिसमें सर्जिकल मेथड इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इन कंट्रास्ट नॉन इन्वेजिव मेथड इंक्लूड द सैम्पलिंग ऑफ यूरिन। आपने यूरिन का सैंपल ले लिया, ठीक है, आपने बॉडी से निकाला तो नहीं ना ब्लड, तो बाकायदा आप सिरिंज वगैरह इंसर्ट करके निकाल रहे होते हैं, तो वो सर्जिकल मेथड में आएगा, तो वो इसीलिए इन्वेजिव मेथड है। यूरिन आप या ले लें या सलाइवा ले लें या फीसिस ले लें या एक्सपायर्ड एयर, इंस्पायर या एक्सपायर्ड, जैसे जो एयर पेशेंट अपने माउथ से बाहर
कर रहा है या नोज से बाहर कर रहा है वो आपने ले ली, और एनी बायोलॉजिक मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट पेरेंट्रल और सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, या कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो गया, उसका स्वेट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो कि आप बग़ैर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ले रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी पेरेंट्रल, कोई आप सिरिंज वगैरह को उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई निडल का यूज़ नहीं हो रहा, बग़ैर निडल का यूज़ किया आपने, पेशेंट से सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, तो इस तरह की जो भी सैम्पलिंग मेथड्स होंगे वो कहलाते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड, ठीक है। देन हमारे पास अगर हम ड्रग की बात करें तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई थी कि इन्वेजिव मेथड में प्लाज्मा और सीरम होती है। अब प्लाज्मा और सीरम को मैंने क्यों बताया था, बेसिकली मैंने इसीलिए बताया था कि जो ड्रग होती है ना हमारी, वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा और सीरम के अंदर। जब भी हम इन्वेजिव मेथड जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम पेशेंट का जो ब्लड ले रहे होते हैं तो उसमें से हम प्लाज्मा या सीरम लेके फिर उसमें चेक कर रहे होते हैं कि ड्रग की कंसनट्रेशन कितनी उसकी बॉडी में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ड्रग के डिटर्मिनेशन की बात करें कि ड्रग को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की बॉडी के अंदर से हमने अब सैंपल ले लिया, ठीक है, अब हमें उस ड्रग को डिटरमाइन करना है, बाहर बॉडी से हमने निकाल लिया है, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमने अपनी QC के कोर्स में अच्छे से देखे थे, जिसमें से दो मेथड्स मैंने ये बता दिए यहाँ पे, एक HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं। HPLC जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। अच्छा, उसके बाद दो एस्पेक्ट्स थे हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल था, एक थ्योरेटिकल था। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में तो हमें पता चल गया कि आप बायोलॉजिकल सैम्पलिंग वगैरह के थ्रू ले रहे हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आप किस तरह से ड्रग को डिटरमाइन करेंगे या फार्माकोकाइनेटिक्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल दैट प्रेडिक्ट ड्रग डिस्पोजिशन, ठीक है, अभी हमने ड्रग डिस्पोजिशन की डेफिनेशन देखी थी, आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मेथड जो है बेसिकली हमारे पास, इसमें हमारे पास ना मॉडल इंक्लूड होता है, ठीक है। अब ये मॉडल होता क्या है, मॉडल बेसिकली इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, मॉडल डिफाइंस हाउ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट एक्सेट्रा, ठीक है। एक हमारे पास हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है मॉडल, जिसके ज़रिए हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि ड्रग जो है वो किस तरह से बॉडी में से एलिमिनेट हो रही है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वगैरह, ठीक है। सो अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इसके अंदर ये मॉडल क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं वो मॉडल पे अप्लाई करके देन हम उसमें से अपनी रेलिवेंट स्टडी को देख रहे होते हैं। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो मॉडल इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दैट प्रिडिक्ट्स द फेट एंड बिहेवियर ऑफ ड्रग, ठीक है। वो ड्रग के बिहेवियर के बारे में, फेट के बारे में बता रहा होता है वो मॉडल, कि ड्रग बॉडी में जाके किस तरह से एक्ट करेगी, हम उस मॉडल पे परफॉर्म करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम पेशेंट्स पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। ओके, देन हमारे पास है टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ठीक है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिलेटेड टू बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। अच्छा, इट इज़ बेसिकली द इन दिस ड्रग टॉक्सिसिटी चेक, ठीक है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में हम देख रहे होते हैं कि ड्रग टॉक्सिक है या नहीं है, या कितनी टॉक्सिक है और कितने टाइम पे जाके टॉक्सिसिटी वो क्रिएट कर रही है, कितनी कंसनट्रेशन पे वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टॉक्सिकोकाइनेटिक्स का इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ड्रग सेफ्टी, ठीक है। ड्रग जो है वो सेफ़ है नहीं है पेशेंट्स के लिए, ये भी हम टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में देख रहे होते हैं। इट शुड बी परफॉर्म ऑन एनिमल्स, ये हमेशा हम एनिमल्स पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और एनिमल्स पे ही परफॉर्म इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये ह्यूमंस पे टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी परफॉर्म करने लग गए तो इसमें जो है वो ह्यूमन लाइफ जो कि बहुत प्रेशियस होती है उसके जाने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा दिस स्टडी डिफाइंस द लीथल डोज, ठीक है। वो डोज जिस पे जाके ड्रग जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है वो बताती है टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द डोज डिपेंडेंस टॉक्सिसिटी थ्रू द टॉक्सिसिटी डेटा विच एक्स्ट्रापोलेट ऑन ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स बेसिकली हम एनिमल्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब होता यूँ है कि
जो हमारे पास टॉक्सिकोकाइनेटिक्स है वो यूज़ हम कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए वो डोज, ठीक है, डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आफ्टर डिटरमाइनिंग ड डेटा डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है, जब हमें पता चल गया कि कितनी डोज पे जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो जो डेटा हमारे पास आया है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, किस पे, ह्यूमंस के ऊपर। यानी जो भी रिजल्ट्स हमारे जानवरों पे, एनिमल्स पे आए हैं वही हम इंसानों पे भी आ सकते हैं। इस तरह से उसको अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये इतनी लेवल पे जाके टॉक्सिसिटी इसने क्रिएट करी इस ड्रग ने, तो ये ह्यूमंस पे भी इतने ही लेवल पे जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। देन हाउ टू असेस बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, दोबारा मैं बता दूं बायो अवेलेबिलिटी थी क्या। बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली हमारे पास रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग था, ठीक है, कि किस रेट पे और कितने एक्सटेंट पे, किस अमाउंट पे जो ड्रग है हमारे पास जनरल सर्कुलेशन में जा रही थी, ठीक है, या उस साइट ऑफ एक्शन पे जा रही थी, ठीक है। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी कैन बी एक्सेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व। यहाँ एक आपको प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व नज़र आ रहा होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी को बेसिकली हम इसी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व बना के, ठीक है। अच्छा, वी कैन ऑल्सो एक्सेस बाय यूरिन एनालिसिस, और यूरिन एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं। इसमें तो हम प्लाज्मा का यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा यूरिन एनालिसिस से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर सवाल किया जाए तो हाउ टू असेस बायो अवेलेबिलिटी, तो आप इसको प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, और उसके अलावा आप इसको यूरिन एनालिसिस के थ्रू भी देख सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, कि कौन सी ड्रग कितने टाइम तक और किस रेट पे जनरल सर्कुलेशन में मौजूद है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे सी मैक्स, या आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है हमारे पास इधर टी मैक्स, ठीक है। उसके अलावा AUC, एरिया अंडर द कर्व, ठीक। अच्छा, मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक ये कंसंट्रेशन जो है ये ड्रग की बढ़ रही है प्लाज्मा में, ठीक है, ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, देखिए यहाँ से यहाँ ये बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास फेज़ कहलाता है ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन फेज़, ठीक है, असेंडिंग फेज़ और एब्जॉर्प्शन फेज़। जबकि ये वाला जो फेज़ है ना हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग फेज़, एलिमिनेशन फेज़, या फिर पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़। यानी जब ड्रग हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई, वो एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंचेगी सी मैक्स पे, देन उसका फिर क्या होगा, बॉडी से वापस एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, या पोस्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ड्रग की कंसंट्रेशन को मेजरली किस तरह से एक्सेस कर रहे होते हैं, बाय प्लाज्मा के थ्रू। अच्छा, अभी हमारे पास प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व है क्या, तो इसकी हम बाय डेफिनेशंस और जनरल चीज़ें इसकी देख लेते हैं। अच्छा, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व की अगर हम बात करें तो वी कैन कंस्ट्रक्ट प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व बाय ऑब्टेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स इंटरवल्स एंड देन प्लॉटिंग द डेटा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है कि ड्रग की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमने रखा, और जो हमारे पास जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे रीडिंग्स आई थी, डेटा आया था, उसको हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरह से, कि जो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, उसको हम प्लॉट कर रहे होते हैं किस के वर्सेस टाइम के वर्सेस। वाई एक्सिस जो है हमारा, इधर हमने रखी कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे हमने रखा टाइम, ठीक है। तो प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यानी लेवल टाइम कर्व इज़ जनरेटेड बाय ऑब्टेनिंग द ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा सैम्पल्स टेक एट वेरियस टाइम इंटरवल्स आफ्टर अ ड्रग प्रोडक्ट इज़ एडमिनिस्टर्ड। अब आपने पेशेंट को एक ड्रग दी, अब आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, फॉर एग्जांपल पहला आपने सैंपल लिया 0 मिनट पे, ठीक है, फ़ौरन आपने लिया, पहले आपने देखा कि भाई उसकी ब्लड की कंसंट्रेशन वगैरह चेक कर ही देते ही, देन आपने लिया 6 आवर्स पे, फिर 12 आवर्स पे, फिर 24 आवर्स पे, ठीक है, डिफरेंट अपने टाइम इंटरवल्स पे उसका जो है वो ब्लड लिया,
पेशेंट का, फिर उसमें से ब्लड में से आपने, ब्लड के अंदर बेसिकली प्लाज्मा होता है ना, फिर आपने प्लाज्मा में चेक किया कि कितनी कंसंट्रेशन ड्रग की मौजूद थी, और उसको अगर आप प्लॉट कर लेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में, तो वो कहलाएगा प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व। ठीक है, उसमें एक चीज़ थी, मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि ये सी मैक्स था। ठीक है, सी मैक्स था, सी मैक्सिमम। ये क्या होता है? सी मैक्स बेसिकली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग राइजेज इन द प्लाज्मा। अब आपने क्या करा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करी पेशेंट को, और फिर उसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन उस पेशेंट के प्लाज्मा में बढ़ना शुरू हुई और वह अपने सी मैक्स पे पहुंची। ठीक है, जब वो पहुंच गई राइजिंग द प्लाज्मा एंड देन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन शुरू होने लगेगी ड्रग की बॉडी के अंदर। ठीक है, अ टाइम कम्स एट विच द कंसंट्रेशन इज़ एट हाईएस्ट। एक टाइम आएगा जब जो है बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन हाईएस्ट हो जाएगी, और वही चीज़ इसका सी मैक्स कहलाता है। सही है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, एट सी मैक्स द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज इक्वल टू द एलिमिनेशन। ठीक है, तो सी मैक्स आप यहाँ देखें टॉप पे है ना, यहाँ पे जो है इसकी एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन है। तो सी मैक्स पे जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन और उसका एलिमिनेशन क्या इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर हम टी मैक्स की बात करें जो हमने यहाँ पे देखा था, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, द टाइम एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज़ अचीव्ड इज़ कॉल्ड टी मैक्स। ठीक है, वो टाइम जहाँ पे आके आपको ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिल गई, इस जगह पे मिली है ना मैक्सिमम, आप सी मैक्स से देखें, लाइन लगा के देखें, तो ये वाला जो टाइम पॉइंट होगा ये इसका टी मैक्स कहलाएगा। ठीक है, देन AUC एरिया अंडर द कर्व क्या है, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ में भी दिखा दूँ, ये रहा AUC एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द ड्रग। कि अब बॉडी के अंदर ड्रग आ गई है तो उसका एक्सपोजर हो रहा है, क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द ड्रग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज देने के बाद जो बॉडी का एक्सपोजर है ड्रग के साथ, वो चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब आफ्टर डोज, यानी सिंगल डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने एक डोज दी है ड्रग की सिर्फ पेशेंट को, उस एक सिंगल डोज के बाद जो अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि उसके सिस्टम में एब्जॉर्ब्ड हो गया, उसके सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड हो गया, उसके जनरल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया, वो अमाउंट ऑफ ड्रग, वो कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व। या फिर एरिया अंडर द कर्व के अंदर अगर हम बात करें तो ये देखें इस जगह पे है ना, तो इस जगह पे, ठीक है, इसके अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी आती है और ड्रग की एलिमिनेशन भी आती है। ठीक है, दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे होते हैं ड्रग का। ठीक है, इट इंक्लूड बोथ एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं बायो एक्विवेलेंस। एक और टर्म है हमारे पास बायो एक्विवेलेंस की। तो बायो एक्विवेलेंस क्या चीज़ है? अगर हम बायो एक्विवेलेंस की बात करें, हमारे पास इसमें दो टर्मिनोलॉजीज़ इंक्लूड होती हैं। बायो एक्विवेलेंस में पहली टर्मिनोलॉजी है फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव और दूसरी है फार्मास्यूटिकल एक्विवेलेंट। अगर हम फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव की बात करें, सो फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव बेसिकली हैं क्या? फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव कंटेन सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होगा वो सेम होगा, सेम कंसंट्रेशन में होगा और सेम स्ट्रेंथ होगी। यानी अगर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है A और एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है B, ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन अगर इसकी 50 mg है तो इसकी भी, सॉरी, स्ट्रेंथ इसकी 50 mg है तो इसकी भी 50 mg होगी। अच्छा, एक तो ये होगा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके सेम होंगे दोनों के, उसके अलावा इन दोनों का क्या होगा, कंसंट्रेशन भी सेम होगी और स्ट्रेंथ भी सेम होगी। अच्छा, मगर क्या हो सकता है, इनकी सॉल्ट फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, इनकी ईस्टर फॉर्म डिफरेंट हो सकती है A और B की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, डोजेज फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है ये इंजेक्टेबल हो और ये टैबलेट हो, मगर स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट सब सेम होगा। अगर इसमें पैरासीटामोल है
तो इसमें भी पैरासीटामोल ही होगा। ये एसिटामिनोफेन है तो एसिटामिनोफेन ही होगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटाशियम। सो डाइक्लोफेनिक सोडियम की अगर हम बात करें तो दोनों में डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, सॉल्ट फॉर्म का, सॉरी दोनों में डाइक्लोफेनिक है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, सॉल्ट फॉर्म का, एक में सोडियम है तो एक में पोटाशियम है। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट, ठीक है, तो दोनों में टेट्रासाइक्लिन है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, हाइड्रोक्लोराइड और फॉस्फेट का। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज़ और इमीडिएट रिलीज़ जो डोजेज फॉर्म्स होती हैं वो भी एक दूसरे की फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एक्विवेलेंट क्या है इसके मुकाबले में, फार्मास्यूटिकल एक्विवेलेंट बेसिकली सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा इसका, ओके, सेम कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। उसके अलावा डोजेज फॉर्म भी इसमें सेम होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है डोजेज फॉर्म डिफरेंट हो सकती थी, मगर इसमें डोजेज फॉर्म भी सेम होगी, ठीक है, मगर क्या चीज़ है यहाँ पे, सेम सॉल्ट फॉर्म भी यहाँ पे सेम होगी एक्विवेलेंट में, ईस्टर फॉर्म भी इसकी सेम होगी, कॉम्प्लेक्स भी सेम होंगे, मगर ये डिफरेंट होंगे किसमें, ये बी नहीं है, बट में डिफ़र इन, इनका साइज़ डिफ़र हो सकता है, शेप, स्कोरिंग, लेबलिंग, एक्सपायरी टाइम और एक्सीपिएंट डिफरेंट होंगे। स्कोरिंग बेसिकली आपने टैबलेट्स पे अक्सर इस तरह की लाइन देखी होगी, उसको स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है, कुछ पे ऐसे भी होगी, कुछ पे ऐसे भी होगी, ठीक है, इस तरह के स्कोरिंग के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव में क्या है कि इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ सेम है, डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म हो सकता है इनका, ईस्टर फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स और डोजेज फॉर्म, जबकि इसमें ये सारी चीज़ें सेम हैं, बस ये डिफरेंट किस में हो सकती हैं, साइज़, शेप, स्कोरिंग, लेबलिंग, एक्सपायरी, कि अगर इसकी एक्सपायरी 2021 की है तो हो सकता है इसकी एक्सपायरी 2022 की हो, ठीक है, और इनका जो एक्सीपिएंट्स हों वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म आती है बायो एक्विवेलेंट की। बायो एक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो बायो एक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो बायो एक्विवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बायो एक्विवेलेंस, ठीक है, बायो एक्विवेलेंस। अच्छा, बायो एक्विवेलेंस जो है अप्लाइड होती है दोनों चीज़ों पे, कौन सी दोनों चीज़ों पे, इन दोनों पे, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव और फार्मास्यूटिकल एक्विवेलेंट पे बायो एक्विवेलेंस अप्लाई होती है दोनों पे, ठीक है। बायो एक्विवेलेंस जो है, इन दिस वी कंपेयर एनी फार्मास्यूटिकल विद रेफरेंस, ठीक है, किसी भी फार्मास्यूटिकल को हम उसके रेफरेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं। रेफरेंस कौन से होते हैं, वो RLD, कौन क्या मतलब हुआ इसका, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, ठीक है। इन दिस बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर, इनमें हम क्या कर रहे होंगे, इनकी बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होंगे। रेफरेंस लिस्टेड ड्रग बेसिकली होती क्या है, आर इनोवेटिव ड्रग्स, सही है, ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स जो होती हैं ये इनोवेटिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, यानी जो सबसे पहले ड्रग बनी, ठीक है, जो एसिटामिनोफेन या फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनिक की जो सबसे फर्स्ट ड्रग बनी वो होगी रेफरेंस लिस्टेड, फिर उसको देख के लोगों ने और मज़ीद डाइक्लोफेनिक में थोड़ी सी एडवांसमेंट लेके आए भाई, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स बना ली, ठीक है, तो वो सब फिर उसकी कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, एंड अदर ड्रग्स कॉल्ड, अगर हम बात करें RLD की, सॉरी, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग की, ऑल्सो कॉल्ड ब्रांड अकॉर्डिंग टू FDA, इसी को हम ब्रांड भी बोलते हैं FDA के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि FDA के अकॉर्डिंग ब्रांड वाली जो ब्रांड्स होती हैं ड्रग वो कौन सी होती हैं, तो आप बोलेंगे वो इनोवेटिव ड्रग्स होती हैं या वो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स होती हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम बनी पहली ड्रग, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी ड्रग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो इनकी कॉपीज़ होंगी FDA के अकॉर्डिंग वो कहलाएंगी जेनेरिक अकॉर्डिंग टू FDA, ठीक है। अच्छा, RLD की अगर हम बात करें रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स की, तो फॉल होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन में, सही है, ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन में फॉल होती है जिसको हम NDA कहते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
अब ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ठीक है। इट फॉर्म्स बिफोर मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, सही है। जब भी हम किसी न्यू ड्रग को हमने बनाया, अब हम उसकी मार्केटिंग करने से पहले, मार्केट में लाने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम पूरा करते हैं, सही है। अच्छा, वो उसका जो है वो NDA यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, उसकी हमने एप्लीकेशन का एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंटेड किया। अब न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है? इज़ ओनली प्रेजेंट बाय RLD, ठीक है। कौन प्रेजेंट करेगा इसको? RLD, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। NDA फाइल न्यू ड्रग ब्रांड, सही है। तो NDA जो हमारे पास ये एप्लीकेशन है NDA की, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, ये कौन फाइल करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड फाइल कर सकता है, क्योंकि ब्रांड क्या है? ब्रांड वो है जो फर्स्ट टाइम बना, फर्स्ट टाइम जो ड्रग बनी। जब पेशेंट का टाइम जब पेटेंट का टाइम ख़त्म हो जाता है, एक कंपनी है उसने फ़र्स्ट टाइम एक ड्रग बनाई, ठीक है, वो ड्रग इनोवेटिव ड्रग कहलाई है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग कहलाई, या फिर ब्रांड कहलाई। फ़र्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बनी, नो, वर्ल्ड वाइड पहली दफ़ा बनी। उसके बाद फिर वो फार्माकोपिया वगैरह में आएगा उसका फॉर्मूला जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर वो एक कंपनी उसको उसका पेटेंट ख़रीद लेगी कि हाँ भाई हमने इसको ख़रीद लिया, अब इस ड्रग को हम ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब उसने पेटेंट ख़रीद लिया, वो पेटेंट क्या होता है? एक्सपायर भी हो जाता है, फॉर एक टाइम के लिए उनको मिलता है, फिर उसके बाद वो एक्सपायर होता है, फिर दूसरी कंपनी के पास इसका राइट होता है कि वो उसको ख़रीद सकती है, ठीक है। जब पेटेंट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो दूसरी कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। अब सेकंड टाइम वो ड्रग बन रही है ना, पहले तो एक दफ़ा बन चुकी है, अब सेकंड दफ़ा बन रही है। तो जब वो सेकंड दफ़ा बन रही होती है वो उसकी जेनेरिक कहलाएगी, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली आप कॉपी कह सकते हैं, ठीक है। एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसी NDA के बाद एक और चीज़ है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA, ठीक है। एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ द एविडेंस फॉर जेनरिक ड्रग अकॉर्डिंग टू FDA, ठीक है। ये जेनेरिक ड्रग्स का एविडेंस है और NDA किसका था? ब्रांड का था, ठीक है, ये ब्रांडेड का था, ब्रांड ड्रग्स का था, यानी कि न्यू ड्रग्स का था। और ANDA किसके लिए? जेनरिक ड्रग्स के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं ये लाइन मिटा देती हूँ वरना ये ना लगे कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। सो कहानी हमारी ये थी कि बायो एक्विवेलेंस हमारे पास बायो एक्विवेलेंस था हमारे पास, और उसके अंदर हमने देखा कि दो चीज़ें होती हैं, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव, फार्मास्यूटिकल एक्विवेलेंट। देन हम किस पे आए थे? बायो एक्विवेलेंट के ऊपर, ठीक है, एक्विवेलेंट है ये, बायो एक्विवेलेंट पे आए थे। तो बायो एक्विवेलेंट को हमने देखने से पहले हमने ये देखा कि ड्रग्स हमारे पास न्यू कौन सी होती हैं, फिर उसकी कॉपीज़ क्या होती हैं, फिर उसको हम फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ड्रग बनी, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई दुनिया में ड्रग, वो ड्रग्स कहलाएंगी रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, जिसको FDA बोलता है ब्रांड, या इनोवेटिव ड्रग्स भी कहलाती हैं वो। अच्छा, उनको देख के फिर जो कंपनियां बना रही हैं, जो दोबारा दूसरी दफ़ा जो सेम ड्रग्स बन रही हैं, या उसके फॉर्मूले में कोई चेंजिंग वगैरह करके सॉल्ट फॉर्म वगैरह चेंज करके हम बना रहे हैं, तो वो ड्रग्स अकॉर्डिंग टू FDA जेनरिक ड्रग कहलाती हैं। जो इनोवेटिव ड्रग्स होती हैं या जो फर्स्ट टाइम ड्रग बनती हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA कहलाती है। जो ड्रग्स कॉपीज़ होती हैं, जेनरिक होती हैं, उनकी एप्लीकेशन कहलाती है ANDA, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बायो एक्विवेलेंट हम समझ रहे थे, ठीक है। बायो एक्विवेलेंट क्या है? हमारे पास टू और मोर केमिकल्स मोइटी दैट हैव सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से ज़्यादा केमिकल मोइटीज़ हैं जिनका जो API है वो सेम होगा, तो वो जो है बायो एक्विवेलेंट कहलाएंगी, ठीक है। दो हमारे पास ड्रग्स हैं जिनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की क्या है? बायो एक्विवेलेंट है। कब कहलाएंगी, किस सूरत में कहलाएंगी बायो एक्विवेलेंट? अगर वो शो करेंगी क्या? if they show or display comparable bioavailability, अगर उनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सेम होगी। when tested under similar experiment condition, ठीक है। जब आप क्या करें, आपने क्या करा कि दो ड्रग्स हैं आपके पास, एक ड्रग जो है AX है
ए है, एक वाई। ठीक है, दो आपके पास केमिकल मॉइटीज़ या ड्रग्स कह लें, दो हो गई। अब इन दोनों के क्या है, एपीआई सेम है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या कहलाई, एक दूसरे की बायो एक्विवेलेंट कहलाई, मगर किस सूरत पे, किस बेसिस पे? जब आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी चेक किया कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी वो रेट और एक्सटेंट उस ड्रग का जो जनरल सर्कुलेशन में वो मौजूद है, कितने रेट पे, कितने एक्सटेंट पे, जितने पे ये हो रही है ए एक्स उतने पे ए वाई भी हो रही है या नहीं। अगर ये दोनों सेम टाइम पे कंपेरेबल हैं तो फिर वो दोनों ड्रग्स एक दूसरे की बायो एक्विवेलेंट कहलाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी बायोफार्मास्यूटिक्स फ़र्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं आपको इसके लिए यही बोलूँगी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी करके समझाऊँ, तो आप इसको रिपीट एंड रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है थेराप्यूटिक ऑल्टरनेटिव और थेराप्यूटिक एक्विवेलेंट्स क्या कहलाते हैं। अच्छा, इनके लिए जो है एपीआई अलग होना होंगे। ठीक है, इन दोनों के क्या होंगे, एपीआई क्या होंगे, अलग हो सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हमारे पास दो ड्रग्स हैं ए एक्स और ए वाई, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के एपीआई अलग होंगे। बायो एक्विवेलेंट में एपीआई अलग नहीं था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे होंगे एपीआई अलग, मगर ये सेम थेरेप्यूटिक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, इनका जो पर्पज़ होगा थेरेपी का वो सेम होगा। अगर एक फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है तो दूसरी भी दी जा रही होगी, एक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है तो दूसरी भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही होगी। ठीक है, तो दीज आर दोज ड्रग्स प्रोडक्ट्स दैट हैव डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड आर यूज फॉर द सेम थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ड्रग्स की एग्जाम्पल्स हैं वो हो सकती हैं रेनिटिडीन, ठीक है एक ड्रग, दूसरी फेमोटिडीन और तीसरी सिमेटिडीन। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे की थेराप्यूटिक ऑल्टरनेटिव और एक्विवेलेंट। और इसके अलावा आइबोब्रोफीन और एसिटामिनोफेन, ठीक है, यानी ब्रोफीन और पैरासीटामोल जो हम दे रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोफीन और पैरासीटामोल, ब्रोफीन में क्या है, आइबोब्रोफिन, ठीक है, और पैरासीटामोल में एसिटामिनोफेन।